Jai Shri Swaminarayan, SSTN School CBSE runs by Shri Sajanand Gurukul Mankoa heartily welcomes you all to this online education. So dear students, student of class 8, today we are going to learn about SST's history, chapter number 4. The name is Tribal Ticus and the Vision of a Golden Age. So dear students, as I told you in every video, just keep your notebook, your pen, pencil with you, okay? And what I will write on this board, you will have to write it with me. Okay, so let's start. जैसे कि यहाँ पे आपको आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में एक छोटी सी स्टोरी दी है. एक आदमी था जिसका नाम था बिरसा. अब बिरसा जो था वो क्या करता था, रोमिंग द फॉरेस्ट एंड विलेजेस ऑफ छोटानागपुर इन झारखंड. पीपल ये कहते थे कि उसके पास कुछ जादुई शक्तियां हैं और उसको भगवान ने भेजा है सबकी हेल्प करने के लिए. वो खुद भी यही मानता था और उसके साथ साथ फिर धीरे धीरे करके जैसे टाइम बीता तो उसके साथ साथ और भी लोग उसके साथ जुड़ने लगे. तो डियर स्टूडेंट्स कि ये बिरसा जो था वो कौन था, ओके, उसके साथ जो लोग जुड़े कौन थे, किस लिए जुड़े, ये सारी बातें आज हम इस चैप्टर में देखेंगे. जैसे कि देखें, हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लाइव. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो ट्राइबल ग्रुप्स जो थे, ओके, तो वो कैसे जीते कैसे थे उस टाइम पे. सो फर्स्ट है जैसे कि कुछ लोग थे जो जूम कल्टीवेटर्स थे. यस, फर्स्ट कुछ लोग थे जूम कल्टीवेटर्स. Now let's see कि जूम कल्टीवेटर्स, व्हाट इज जूम कल्टीवेटर. तो जूम कल्टीवेशन ये चीज़ है कि उस टाइम के जो ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे तो वो लोग क्या करते कि फॉरेस्ट में, जंगलों में कोई एक छोटे से ज़मीन के टुकड़ों पे खेती करते. अब उसके लिए वहाँ पे जो पेड़ होते, ओके, उनको वो जला देते और ज़मीन को साफ करते. उसके बाद सीड्स को वैसे ही वो बिखेर देते, हल से उसको प्लग नहीं करते थे. एंड आफ्टर वो जो उन्होंने जलाए होते थे पेड़ पौधे, उनकी जो ऐश होती जिसमें कि पोटाश रहता, तो वो वही ज़मीन पे बिखेर देते. अब उन्होंने जो सीड्स डाले थे उन पे अच्छी तरीके से सनलाइट मिल सके, इसके लिए आसपास के जो भी एरिया था, वहाँ के जो ट्रीज थे, उनका जो अपर पार्ट जो था वो लोग कट कर देते ताकि सनलाइट अच्छे से मिल सके. नाउ एक बार वो क्रॉप्स ग्रो अप हो जाते, कल्टीवेट हो जाते, ओके, उसके बाद फिर वो वहाँ से चले जाते और बरसों तक वो ज़मीन वैसे ही पड़ी रहती. और ऐसे जो वहाँ से वहाँ घूम के जो छोटे छोटे फॉरेस्ट के पार्ट पे खेती करने वाले जो लोग थे उनको जूम कल्टीवेटर्स बोला जाता था. नाउ जो सेकंड है वो है समवेयर हंटर्स एंड गैदरर्स. हंटर गैदरर्स के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो. आपके पहले के स्टैंडर्ड्स में आप हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ चुके हो कि हंटर गैदरर्स
क्या है, हम किसको हंटर गैदरर्स बोल सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हंटर गैदरर्स जो थे तो वो क्या काम करते थे, एक तो हंटिंग का काम करते थे, ऑन द अदर हैंड गैदरिंग मतलब कि जो एडिबल पार्ट्स होते थे प्लांट्स के उनको कलेक्ट करते, ओके, खाने के लिए। उसके अलावा खाना पकाते। देन आफ्टर खाना पकाने के लिए कुछ स्पेशल फ्लावर्स थे जैसे कि साल एंड महुआ, तो उनके ऑयल का वो लोग यूज़ करते। इसके अलावा भी फॉरेस्ट में जो मेडिसिनल प्लांट्स होते थे उनका वो एज अ मेडिसिन यूज़ करते। नाउ इसके अलावा वो क्या क्या काम करते हैं, जैसे कि हम बोले कि उनको और कोई चीज़ चाहिए होती थी, जैसे कि उनको राइस या फिर कोई ग्रेन्स चाहिए होते थे, तो वो लोग क्या करते, वो लोग फार्मिंग नहीं करते थे, लेकिन उनके पास जो माल सामान होता उनके बदले में वो ग्रेन्स वगैरह खरीद लेते, जो कि हमने बार्टर सिस्टम समझा था। वही कि अपने पास जो चीज़ है वो दे के सामने वाले के पास से चीज़ ले लेना, दैट इज़ अ बार्टर सिस्टम। तो वो लोग बार्टर सिस्टम का यूज़ करते हैं। अब उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि उनके आसपास के जो गांव थे वहाँ पे वो लोग काम करने के लिए जाते थे, जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो इसको नहीं मानते थे। वो ऐसा मानते थे कि वो जंगल की संतान है और उनको जंगल में ही रहना है, वो लोग ऐसे किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। सो दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड हंटर गैदरर्स। उसके बाद हम देखें सम हर्डेड एनिमल्स। अब हर्डेड एनिमल्स, जैसे कि हम देखें कि हमें पता है कि डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, शीप, ऑक्स, ओके, देन गोट, कैमल, डॉग, तो ये सारे क्या हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। ओके, तो उस टाइम के कुछ लोग ऐसे थे जो कि एनिमल्स को डोमेस्ट करते, मतलब कि अपने पास रखते और उनका डिफरेंट टाइप से उनका यूज़ करते। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं कि द वन गुज्जर्स ऑफ द पंजाब हिल्स एंड द liberties of Andhra Pradesh were cattle herders. The Gaddis of Kulu were sheep herders. The Bakarwal of Kashmir red goats. And ये सारे कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए थे और इनके अलावा भी कुछ हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखें कि कुछ थे जो सेटल्ड कल्टीवेशन में थे। कुछ थे वो सेटल्ड कल्टीवेशन में थे, जैसे कि अभी के जो फार्मर्स हैं जो कि एक ही जगह पे एक ही फार्म में वो कैसे फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, वैसे कुछ सेटल्ड कल्टीवेशन थे जो एक ही जगह पे रह के सालों साल वहाँ पे प्लगिंग मतलब कि फार्मिंग करते थे। ओके, ऐसे जो ग्रुप्स थे उनको बोला गया सेटल्ड कल्टीवेशन। अब जब ब्रिटिशर्स का जब रूल स्टार्ट हुआ, ओके, उन्होंने ये सब ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में उनको पता चला, तो इन तीनों के अलावा ये सिर्फ जो सेटल्ड कल्टीवेशन थे उनको ही वो अच्छे मानते थे। उनकी नज़रों में ये वाले जो ग्रुप थे वो कुछ सिविलाइज्ड थे, मतलब कि जैसे कि हम बोले कि अच्छे से उनको जीने का तरीका आता है, वैसा ब्रिटिशर्स मानते थे। अब जैसे कि देखें कि ब्रिटिशर्स जो आए तो उनके जो न्यू लॉज थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे,
तो उन्होंने ये जो ट्राइबल ग्रुप्स जो थे तो उन पे उन्होंने कैसे अफेक्ट किया. सो लेट्स सी दैट. So, how did colonial rule affect tribal lives? So, first point है आपका कि what happened to tribal chiefs? मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा पॉइंट लिखना. ओके. What happened to tribal chiefs? अब जो ट्राइबल चिफ्स जो थे उनका क्या हुआ ये देखते हैं. तो जैसे कि ये एक नॉर्मल सी बात है कि जब ब्रिटिशर्स नहीं थे उनके पहले ये जो ट्राइबल चिफ्स जो थे उनका उनके ट्राइब पे कंट्रोल रहता. उनके अलग ही पावर थे और पूरा जो ट्राइब है वो उनको ट्रिब्यूट करता, उनकी रिस्पेक्ट करता और वो पूरा एरिया, वो पूरा ट्राइब उनके अंडर में रहता. अब ब्रिटिश रूल्स, ब्रिटिशर्स आने के बाद उनको पावर तो मिले, वहाँ पे रूल करने का उनको परमिशन भी मिला, बट अब ये जो चीफ्स थे उनको भी ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट करना पड़ता और उनको जो टैक्स थे वो पे करने पड़ते और सब कुछ उनके पास पावर तो थी लेकिन उनके रूल्स के हिसाब से. मतलब कि ये कह सकते हैं कि ये जो चीफ थे उनका जैसे कि हम बोले कि उनकी जो इंडिपेंडेंस थी वो पूरी छीन गई थी. उसके बाद जैसे कि देखिए व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स. ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, जूम कल्टीवेटर्स, उनका क्या हुआ. तो ब्रिटिशर्स जो थे तो उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने इनको स्टेबल करने के लिए काफ़ी मेहनत करी और उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको एक स्मॉल पैच जो है फॉरेस्ट का वो दे दिया जाए और वो उस पर खेती करें. ओके. बट जैसे कि हम जानते हैं कि वो जूम कल्टीवेटर्स थे, शिफ्टेड कल्टीवेटर्स थे, तो वो लोग ये चीज़ नहीं कर पाए और उन्होंने अपना जो जूम कल्टीवेशन था वो कंटिन्यू रखा. उसके बाद जैसे कि हम देखें कि फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट्स. अब देखिए जैसे कि जो फॉरेस्ट के जो लॉ बनाए गए तो उनका कैसा असर हुआ वो देखते हैं. अब जैसे कि हमें पता है, हमने देखा कि ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे तो उनकी लाइफ कैसी थी, मतलब कि कुछ सेटल थे, कुछ यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे होते थे. ओके. कुछ हंटर गैदर्स थे, कुछ हर्डर्स थे. तो जो न्यू लॉ आए तो उनकी वजह से इन सब की जो लाइफ थी वो पूरी डैमेज हो गई, डिस्टर्ब्स हो गई. So the British extended their control over forest and declared the forest were state property. और state property के साथ साथ कोई भी उसमें allowed नहीं था cultivation के लिए. Now in this forest people were not allowed to move freely, practice जूम cultivation, collect fruits, hunt animals. मतलब कि ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे जो भी अपनी एक्टिविटी जो बरसों से वो लोग कर रहे थे उनको वो करने की परमिशन नहीं थी. देन आफ्टर जैसे कि हम देखें कि मैनी वर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लिवलीहुड. इसीलिए ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनको वहाँ से कहीं और जाने पर
मजबूर होना पड़ा. But once the British stopped the tribal people from living inside forest, they faced a problem. लेकिन जैसे ही जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये ट्राइबल ग्रुप्स को फॉरेस्ट में रहने के लिए मना किया, तो उनके सामने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी और बढ़ते बढ़ते वो इतनी बड़ी कि फिर वो रेबेल में कन्वर्ट हो गई. नाउ जैसे कि हम देखें, फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड ट्रांसपोर्ट लॉग्स. जैसे कि उनको रहने नहीं दिया जाता था, तो वो जो भी उनको लेबर्स चाहिए होते वो कहाँ से मिलते. कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विद द सॉल्यूशंस. फिर उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, जैसे कि they decided that they would give Jhum cultivators small patch of land for cultivate. So on, in many regions, the forest department established forest villagers to ensure a regular supply of cheap labor. अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो जूम कल्टीवेटर्स थे उनको फॉरेस्ट में एक छोटा सा पैच दे दिया जाए, लेकिन जो आसपास के गांव थे वहाँ से लोग वहाँ पे लेबरिंग के लिए आने चाहिए, वहाँ पे सब कुछ देखने के लिए. काफ़ी सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठाई. उन्होंने ये जो नए रूल बने उनको फॉलो नहीं किया, उनको कंटिन्यू नहीं किया और उनको इनलीगल बताया. अब देखें कि द प्रॉब्लम विद द ट्रेड. इससे जो व्यापार था उसमें कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हुई वो देखें. अब 19th सेंचुरी के दरमियान जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड दैट ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स वर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट मोर ऑफन, वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ऑफरिंग कैश लोन्स and asking them to work for wages. अब जो मनी लेंडर्स थे और जो ट्रेडर्स थे तो वो फॉरेस्ट में आने लगे और काफ़ी ही नीचे दामों में जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस थी उनको खरीदने की मांग करने लगे. It took tribal groups sometimes to understand the consequence of what is happening. यहाँ पे आपको सिल्क ग्रोनर्स जो थे उनका एक एग्जाम्पल्स दिया है. लेट्स रीड दैट. इन द 18th century, Indian silk was in demand in Europe markets. The fine quality of Indian silk was highly valued and export from India increased rapidly. As the market expanded, East India Company officials tried to increase silk production to meet the growing demand. Hazarabad in present-day Jharkhand was an area where the Santals reared cocoon. The traders dealing in silk sent in their agents who gave loans to the tribal people and collected cocoons. Then after, the growers were paid rupees 3 to 4 for 1,000 cocoons. These were then exported to Burdwans or Gaya, where they were sold at 5 times the price. The middleman, so called because they arranged deals between the exporters and silk growers, made huge profits. The silk runners earned very little. Understandably,
many tribal groups saw the market and traders as their main enemies. जैसे कि हमने पढ़ा कि वो लोग क्या करते थे कि फॉरेस्ट में आते, जो फार्मर्स थे उनसे काफ़ी नीचे दामों में जो चीज़ें थी वो खरीदते, और जो एक्सपोर्टर्स थे, जो खरीदार थे, ट्रेडर्स थे, उनको काफ़ी उनसे मतलब कि 5 या फिर 6 गुना दामों पे वो चीज़ें बेचते। तो जो फार्मर्स थे उनको काफ़ी कम मतलब कि काफ़ी कम उनको पैसे मिल रहे थे। नाउ द सर्च ऑफ वर्क। The plight of the tribal who had to go far away from their homes in search of work was even worse. From the late 19th century, tea plantations started coming up and mining became an important source. 19th century में आसाम में टी प्लांटेशन स्टार्ट हो रहा था और माइनिंग का काम भी स्टार्ट हो रहा था, जो कि ये ट्राइबल ग्रुप्स थे तो उनको अच्छे से उनको काम मिल जाता। Now let's have a closer look to all this. Though the 19th century and 20th century, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in law, the restrictions on their practices, the new taxes they had to pay, and the exploitation by traders and the moneylenders. 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी पे काफ़ी सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स थे जिन्होंने इनका विरोध किया और फिर उसको जो ये प्रैक्टिसेस जो थे, टैक्सेस जो थे, वो ब्रिटिशर्स को हटाने पड़े। देन आफ्टर बिरसा मुंडा, जो कि आपको फर्स्ट आपके स्टार्टिंग में जो स्टोरी दी गई थी उसके बारे में कि बिरसा मुंडा कौन था, कब उसका जन्म हुआ। लेट्स सी। बिरसा was born in the mid 18th-17th century. The son of a poor father, he grew up around the forest of Bohanda, grazing sheep, playing flute, then dancing and local akhara. Forced by poverty, his father had to move from one place to another, looking for work. As an adolescent, Birsa heard tales of Munda, uprising of the past, and so the Sirdars, means the leaders of the community, urging the people to revolt. They talked of a golden age when the Mundas had been free of the operations of Dikus, and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. They saw themselves as the descendants of the original settlers of the regions, fighting for their land, reminding people of the need to win back their kingdoms. बिरसा मुंडा, बिरसा जिस ट्राइबल से था तो उसके ट्राइबल के जो लोग थे, ओके, जो जैसे कि हम बोले कि जो एजेड पर्सन थे, तो वो लोग वो गोल्डन एज के बारे में बात कर रहे होते, जबकि ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो अपनी प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करते थे, ओके, एंड अपने हिसाब से वो लोग अपना जीवन जीते थे। तो ये सारे उसके बारे में सोचते और अपने आप को उनके वंश का मानते और ये भी सोचते कि हम लोग जितने हैं उनको हमारे ये जो जैसे कि हम बोले कि एल्डर्स थे, उनकी जो लाइफ्स थी उनको वापस लाना है, हमारा जो किंगडम है वो हमें वापस चाहिए। Birsa went to the local missionary school and listened to the sermons of missionaries. That too, he heard
it said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights. This would be possible if they become good Christians and gave up their bad practices. Later, Birsa also spent some time in the company of a prominent Vaishnav preacher. He wore the scarlet thread and began to value the importance of purity and piety. अब बिरसा एक मिशनरी स्कूल में गया, वहाँ पे भी उसने यही सुना कि ये जो मुंडास हैं तो वो अगर उनके जो गलत जो उनकी रीत रिवाज, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, अगर उनको वो छोड़ दे तो वो उनका जो किंगडम है वो वापस से पा सकते हैं. और उसके लिए जो ये वैष्णव प्रीचर था उसके साथ मुंडा ने, जो बिरसा था, उसने रहना स्टार्ट किया. बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी ऑफ द आइडियाज ही केम इन टच विद इन हिज ग्रोइंग अप ईयर्स. और ये जो साल थे, उनके कुछ साल थे, उसमें उसने जो जो भी सीखा उसका उस पर काफ़ी असर था. His movement was aimed at reforming tribal society. He urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village, and stop believing in witchcraft and sorcery. But we must remember that Birsa also turned against missionaries and Hindu landlords. He saw them as outside forces that were ruining Munda way of life. अब ये जो बिरसा था उसने अपने ट्राइबल ग्रुप्स को ये समझाया कि उनको अपना जो ट्राइब्स का जो प्लेस था उसको क्लीन रखना चाहिए, जो वो ड्रिंकिंग करते थे उसको नहीं करना चाहिए और एक अच्छी सी ज़िंदगी जीनी चाहिए. बट ऑन द अदर हैंड वो जो लैंडलॉर्ड्स थे, ओके, और जो ट्रेडर्स थे, तो उनको वो कैसे देखते थे? अपने एनिमी के तौर पे, अपने दुश्मन के तौर पे देखते थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि उनकी ज़िंदगी उन लोगों ने बर्बाद कर दी है. What worried British officials most was the political aim of the Birsa movement, for it wanted to drive out missionaries, moneylenders, Hindu landlords and the government and set up a Munda Raj with Birsa at its head. ब्रिटिशर्स जो थे तो उनको ये था कि ये जो बिरसा था वो अपना किंगडम, ऐसे ये जो बिरसा वो जो आंदोलन चला रहा था, बिरसा मूवमेंट जो चला रहा था, तो वो उसका हेड बन के अपने अंडर में सब कुछ ले लेगा और एक मुंडा राज जो है वो बन जाएगा. The moment defined all these forces as the cause of the mercy the Munda were suffering. The land politics of the British were destroying their traditions, land system. अब जैसे कि हमें पता है कि ब्रिटिशर्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, तो उसकी वजह से ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनके सारे जो भी लैंड और बाकी सारे जो कस्टम्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे. As the movement spread, the British officials decided to act. They arrested Birsa, convicted him on charges of rioting and jailed him for 2 years. अब ये जैसे जैसे ये जो उसकी जो मार्च थी वो स्प्रेड होने लगी तो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो घबराने लगे और फिर इन 1895 उन्होंने बिरसा को पकड़ा और 2 साल के लिए जेल सुनाई. Now, when Birsa was released in 1897, he began touring the villages to gather support. He used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ravan and established a kingdom under his leadership.
अब जब वो जेल से बाहर आया तो फिर से उसने विलेज टू विलेज घूमना स्टार्ट किया और अपने जो ट्राइबल्स के जो सिंबल्स थे, उनकी जो लैंग्वेज थी, वो यूज़ करके सब लोगों को इकट्ठा किया और अपना एक अलग ही एक किंगडम उसने एस्टेब्लिश करने का ठान लिया. Now, Birsa's followers began targeting the symbols of Tiku and European power. They attacked police stations and churches and raided the property of moneylenders and zamindars. They raised the white flag as a symbol of Birsa Raj. अब ये जो बिरसा राज था उसका उन्होंने वाइट सिंबल रखा था और उसके जो साथ जो भी लोग थे तो वो क्या करते, जो भी यूरोपियंस थे, ओके, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, मनी लैंडर्स थे, ट्रेडर्स थे, उसके अलावा जो पुलिस स्टेशंस थे तो उस पर वो लोग अटैक कर देते और उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो अपने अंडर में ले लेते. However, the movement was significant in at least 2 years. First, it forced the colonial government to introduce laws so that the land of the tribal could not be easily taken over by Tikus. And the second, it shows once again that the tribal people had the capacity to protest against injustice and express their anger against colonial rule. अब 1900 में बिरसा जो है उसकी मृत्यु हो गई और उसका ये जो सारा, जैसे कि हम बोले कि एक आंदोलन था, वो बंद हो गया. बट इससे हमें दो चीज़ें जानने को मिली कि कैसे जो ब्रिटिश लॉज थे, ओके, तो उनको बदलने पे मजबूर कर दिया एंड जो गलत रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, तो ये जो ट्राइबल ग्रुप्स के जो पीपल थे उनमें इतनी ताकत थी, ओके, कि वो लोग उसका सामना कर सकें. सो दिस आर टू मेन थिंग्स दैट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस लेसन. Now dear students, we have completed this lesson. Now if you have any query according to this chapter, so put it in a comment box. Like, share and subscribe this video. Join Microsoft Teams meeting for a doubt solution and we will meet in the next video with the next chapter. Till then, Jai Shri Swaminarayan.